तुमको डिटरमिनेंट को समझना है तो प्रॉपर्टी समझना पड़ेगा। प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की जान है, अगर तुम्हारे पास जान नहीं है तो तुम लिखना कैसे देंगे। अगर a1 का माइनर निकालना है तो ये जिस रो में है उसको डिलीट कर दो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दो, तो ये छोटू सा जो माइनर बनता है, छोटू सा जो डिटरमिनेंट बचा है, इसी को हम बोलते हैं माइनर। तो हेलो बच्चों, हाउ आर यू? बढ़िया हो भाई? तो फाइनली अपन ने मैट्रिसेस कवर कर लिया है। अब हम आ चुके हैं नए चैप्टर की ओर जो कि है डिटरमिनेंट्स। ठीक है, तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट जो है, मैट्रिस एंड डिटरमिनेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना भाई। आईआईटी जेईई में इससे क्वेश्चन आता ही है, जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस दोनों में यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो मिनिमम आता है और एक से ज्यादा भी क्वेश्चंस आते हैं। तो दिस चैप्टर एंड मैट्रिसेस बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, तो भाई अब बोर्ड्स में भी यहां से एक क्वेश्चन आता है, मैट्रिसेस से भी और डिटरमिनेंट से भी। ओके, तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको इसको आना चाहिए। नहीं आता है तो भाई मैट्रिसेस की प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाकर देख सकते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं डिटरमिनेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो यूज है भाई, इसका यूज तुमको हर जगह मिल जाएगा। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का जो यूज है प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। ठीक है, फिजिक्स में हम जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसमें भी इसका यूज होता है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में इसका यूज होता है, देखे हुए। ठीक है, तो इससे अपन लीनियर इक्वेशन भी सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट का यूज करके और मैट्रिसेस का यूज करके। ठीक है, तो भाई ये जो है इसका यूज हर जगह मिलेगा आपको, तो ये चैप्टर तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो आज अपन सबसे पहले समझते हैं डिटरमिनेंट्स होता क्या है। अब भाई यहाँ पे लिखा है तो होता क्या है ये समझना पड़ेगा कि नहीं। तो भाई डिटरमिनेंट जो होता है, अगर मैं इस दो वर्टिकल बार के अंदर, या दो डंडी बोलो इसको, है ना, दो वर्टिकल बार के अंदर किसी भी नंबर को लिख दूं ऐसा, तो ये बन गया भाई डिटरमिनेंट। हाँ जी, हाँ बस इतना ही है। ठीक है, दो वर्टिकल बार के अंदर तुम नंबर्स को रो के एंड कॉलम के फॉर्म में डाल दो भाई, तो ये जो बनेगा इसको अपन बोलेंगे डिटरमिनेंट। ठीक है, हम और नंबर भी डाल सकते हैं। देखो यहाँ पे 2 डाल दिए, 3 4 1 2 3 5 6 8 2, खत्म। ये भी क्या है डिटरमिनेंट। तो भाई इस दो डंडे के अंदर, इस दो वर्टिकल बार के अंदर तुम नंबर्स को डाल दो, अल्फाबेट्स भी डाल सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर भी डाल सकते हो। हाँ, बोलने का मतलब है इसके अंदर तुम नंबर डाल दो, अल्फाबेट डाल दो, कॉम्प्लेक्स नंबर डाल दो, सब सही है। ठीक है, और ये वर्टिकल बार रहना चाहिए। जैसे मैट्रिसेस में क्या लगता था, मैट्रिसेस में हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, बट यहाँ पे ये चीज नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे लगेगा दो वर्टिकल बार, तो इस दो वर्टिकल के बार के अंदर तुमको नंबर देखने मिल जाएंगे। फिलहाल इस चैप्टर में तुमको नंबर देखने मिलेंगे, अल्फाबेट देखने मिलेंगे, वेरिएबल। ठीक, तो इस वर्टिकल बार के अंदर नंबर डाल दो, अल्फाबेट डाल दो, वेरिएबल डाल दो, कॉम्प्लेक्स नंबर डाल दो, जो बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे डिटरमिनेंट। क्लियर है? तो डिटरमिनेंट तो क्लियर है, बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। अगर किसी डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है तो हम उसको डिटरमिनेंट ही नहीं बोलेंगे। समझ लो, डिटरमिनेंट्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर किसी डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है तो उसको हम डिटरमिनेंट ही नहीं बोलेंगे। क्लियर है? तो देखो इसमें कितने रोज है, 1 2, कॉलम कितने हैं भाई, 1 2, मतलब 2 रोज एंड 2 कॉलम, मतलब इक्वल है। तो इक्वल है तो उसको अपन डिटरमिनेंट बोलेंगे। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 कॉलम, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, 1 2 3, मतलब 3 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। तो जहाँ पे तुमको रोज एंड कॉलम इक्वल लिखे उसको बोलेंगे डिटरमिनेंट। क्लियर है डिटरमिनेंट क्या होता है ना? तुमको इसके नंबर, इसके अंदर तुमको नंबर देखने मिल जाएंगे, अल्फाबेट दिखने मिल जाएगा, वेरिएबल दिखने मिल जाएगा। क्लियर है भाई? अब देखो बात कुछ ऐसी है कि जो रोज है हम उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। रोज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। भाई मार्कर नहीं करिए, थोड़ा सा इंक डाल देते हैं, थोड़ा सा वेट करिए। तो हम हाजिर हो चुके हैं मार्कर के साथ। तो जो रोज है हम उसको बोलते हैं आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, रोज को अपन आई से डिनोट करते हैं। ये पहला रो है इसलिए इसको बोलते हैं आई इक्वल टू 1, ये दूसरा रो है इसलिए इसको बोलते हैं आई इक्वल टू 2। कॉलम को जो है अपन जे से डिनोट करते हैं। कॉलम को अपन किससे डिनोट करते हैं? जे से। तो पहला कॉलम इसलिए जे इक्वल टू 1 और दूसरा कॉलम इसलिए जे इक्वल टू 2। सेम इधर क्या हो जाएगा, जे इक्वल टू 1, सॉरी आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2, आई इक्वल टू 3। ये क्या हो जाएगा, जे इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 2 एंड जे इक्वल टू 3। समझ आया? रोज को आई से एंड कॉलम्स को जे से अपन डिनोट करते हैं। क्लियर है? दिस इज रो नंबर फर्स्ट इसलिए आई इक्वल टू 1 हो गया, दिस इज रो नंबर 2 इसलिए आई इक्वल टू 2 हो गया। ये कॉलम फर्स्ट है इसलिए जे इक्वल टू 1 और कॉलम 2 है इसलिए जे इक्वल टू 2। क्लियर है भाई? और इसके बाद समझो, यहाँ पे एक चीज समझो, ये क्लियर है? ठीक है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम
बराबर होंगे तभी हम उसको बोलेंगे डिटरमिनेंट्स। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है भैया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ऑर्डर मैट्रिसेस कहाँ से आ गए भाई? डिटरमिनेंट्स, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स, अब ये क्या पता है? ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट का मतलब, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स का मतलब है कि किसी डिटरमिनेंट में कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स। क्लियर है? देखो इस वाले डिटरमिनेंट्स में कितने रोज एंड कॉलम है? पहला रो, दूसरा रो एंड कितना रो? कॉलम, दो कॉलम, मतलब दो रो और दो कॉलम। तो अपन इस जो मैट्रिक्स है इसका अपन ऑर्डर क्या है बोलेंगे? इसका ऑर्डर 2 है बोलेंगे। 2 ऑर्डर बोल रहा हूं, इसका मतलब इस डिटरमिनेंट में 2 रोज एंड 2 कॉलम है ना। मैंने पहले क्लियर कर दिया है, अगर डिटरमिनेंट है तो उसमें रोज एंड कॉलम इक्वल होंगे। तो यहाँ पे मैंने अगर 2 लिखा है तो 2 लिखा है, इसका मतलब उसमें 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम है, ठीक। तो ये वाले डिटरमिनेंट का ऑर्डर कितना है? 2। इस वाले डिटरमिनेंट का ऑर्डर कितना है? 3, क्योंकि इसमें 3 रो है 3 कॉलम, ठीक। अगर मैं 3 बोल रहा हूं उसका मतलब उसमें 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स है। समझ में आया भैया? क्लियर है? तो अपन ने समझ लिया बेसिक्स ऑफ डिटरमिनेंट की डिटरमिनेंट होता क्या है। डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं। रोज को अपन आई से डिनोट करते हैं और कॉलम्स को जे से डिनोट करते हैं। इतना तो भैया समझ आया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर इसको नोट कर लीजिए भैया जल्दी से, हम थोड़ा साइड में जाते हैं। हो गया भैया, तो हम मिटा रहे हैं, ठीक। अब देखो भाई, यहाँ पे मैंने एक 3 ऑर्डर का लिया डिटरमिनेंट, ठीक है। 3 ऑर्डर मतलब टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। अब समझो यहाँ पे बात कुछ ऐसी है, बात कुछ ऐसी है कि जैसे मैं अपने एलिमेंट लेता हूँ ABC DEFGH। किसी भी डिटरमिनेंट का अंदर नंबर दिखेगा आपको, अल्फाबेट दिखेगा, वेरिएबल दिखेगा। इसके अंदर भाई बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं हम, क्लियर है। तो यहाँ पे अभी अल्फाबेट है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि डिटरमिनेंट में हर एक डिटरमिनेंट का, हर एक एलिमेंट का अपना एक पोजीशन होता है। जैसे मैंने मैट्रिसेस में पढ़ाया था, नहीं याद है तो अभी देख लो। इसको अपन बोलते हैं A11, सबका नाम होता है ना भाई। A11 इसलिए बोलते हैं कि जो A है, ये जो A एलिमेंट है ये पहले रो में है और पहले कॉलम में, इसलिए अपन इसको A11 से दर्शाते हैं। ये कौन सी? इसको बोलेंगे A12 क्योंकि पहला रो में है और दूसरा कॉलम में। C को अपन बोलेंगे A13 क्योंकि पहला रो में और तीसरा कॉलम में। सिमिलरली अपन ये वाले को बोलेंगे A21, इसको बोलेंगे A22, इसको बोलेंगे A23, इसको A31, A32 एंड A33। समझ आया? पहला वाला जो नंबर है वो बताता है कि कौन से रो में है और दूसरा नंबर बताता है कि वो कौन से कॉलम में है। क्लियर है भैया? तो ये बातें अपन ने कर ली कि हर एक एलिमेंट का अपना एक पोजीशन होता है, जिसको अपन ने A11, A12 इससे बताया। क्लियर है इस चीज? ठीक, ये तो बात क्लियर है भाई कि हम पोजीशन से अपन पता चल गया। अब बात यहाँ पे ऐसी है कि एक आता है टर्म जर्नल एलिमेंट, ठीक है। जर्नल एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट, जर्नल एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। किसको बोलते हैं भाई जर्नल एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट? जैसे मैट्रिक्स में मैं पढ़ाया था AIJ को अपन क्या बोलते हैं? जर्नल एलिमेंट। क्यों? क्योंकि भाई AIJ जो है यहाँ पे I की वैल्यू, I का मतलब होता है कि रो, J का मतलब होता है कॉलम, अभी मैंने बताया। तो अगर मैं I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1 रखता हूँ तो क्या बन जाएगा? A11। अगर I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2 रखता हूँ क्या बन जाएगा? A12। I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 3 तो A13। बोलने का मतलब ये है इस जर्नल एलिमेंट से तुम पूरा जो है एक नया डिटरमिनेंट बना सकते हो। मतलब इस जर्नल एलिमेंट को तुमको ये बस दिया हो तो तुम एक नया डिटरमिनेंट बना सकते हो। उसके हर एक एलिमेंट को तुम निकाल सकते हो। कैसे? I और J को चेंज करते जाओ, हर एक एलिमेंट निकलता जाएगा। समझ आ रहा है? तो इस वाले एलिमेंट को अपन बोलते हैं जर्नल एलिमेंट। जर्नल का मतलब होता है कि इससे अपन पूरे डिटरमिनेंट को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ भाई? ये तो बेसिक्स था, ठीक है। तो भैया हम इसको थोड़ा लिख लीजिए, रफ करते हैं हम, ठीक है। जल्दी लिखिए भैया, लिखिए, साइड में जाते हैं। हो गया, अपन मिटा देते हैं फिर इसको, ठीक, अभी ही मिटा देते हैं अभी। तो हमने बेसिक्स बात कर लिए हैं। अब भैया यहाँ पे थोड़ा सा बात आगे बढ़ती है। बात आगे यूं बढ़ती है कि हम बोलते हैं कि जो डिटरमिनेंट होता है ये अपने आप में बहुत ही पावरफुल आदमी है। क्या है? बहुत ही पावरफुल आदमी है। और हमको इसका नाम सुन के पसीना आ गया, पूछ लेते हैं, ठीक। तो बोलना ये चाह रहा हूँ,
जितने भी डिटरमिनेंट्स होते हैं वो एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, एक खास वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोल दिए सर, आगे समझाते हैं। हम बोलना ही चाहते हैं कि एनी डिटरमिनेंट रिप्रेजेंट अ वैल्यू, मतलब कोई भी जो डिटरमिनेंट है, कोई भी डिटरमिनेंट एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मतलब हर डिटरमिनेंट का एक मान होता है, एक वैल्यू होता है। 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट उसका मान हो सकता है। समझ लो, वो अकॉर्डिंग टू उसके एलिमेंट्स क्या है उसके हिसाब से उसका वैल्यू निकलता है। ठीक, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी डिटरमिनेंट हो उसका एक मान होता है। तो भाई जो मैथमेटिशियन लोग थे वो बहुत ही चातुर थे। क्या थे भैया, बहुत ही चतुर थे। तो चतुर इस तरह से थे कि अगर यहाँ पे मैंने ऐसे 10 लिखा है, ठीक है, इसी को उन्होंने क्या कर दिया, इसको ऐसे लिख दिया, ऐसे भैया यहाँ पे ऐसे लिख दिया। इसका मतलब भी 10 होता है, इसका मतलब भी 10 ही होता है। ठीक है, इसको जब तुम सॉल्व करोगे 10 आएगा, इसका मतलब भी 10। ठीक है, तो भाई देखने में कौन अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है कि ये लग रहा है, ये लग रहा है। तो मैथमेटिशियन मैथमेटिक्स में ऐसी ही चीजें बनाते थे जो देखने में भी अच्छी हो और काम की भी हो। ठीक है, तो भाई देखने में भी अच्छा है और इसका मतलब 10 भी होता है। समझ रहे हो? तो भैया हम भी कभी मार्केट जाते हैं, कुछ लेते हैं, तो ऐसी चीज लेते हैं ना जो कि अच्छी दिखती है और काम की भी होती है। तो सेम भाई मैथमेटिक्स में भी वही चीजें आती हैं जो कि काम की होती है। फालतू चीज मैथमेटिक्स में नहीं होता, जो अच्छा दिखता है वही मैथमेटिक्स में होता है। क्लियर? तो इसका मान होता है 10। अब कैसे होता है हम बताएंगे, अभी इसको समझो। ठीक है, तो एनी डिटरमिनेंट रिप्रेजेंट अ वैल्यू, वो वैल्यू 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, अकॉर्डिंग टू देयर एलिमेंट्स, मतलब उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है उसके हिसाब से उसका वैल्यू, उसका मान निकलेगा। क्लियर है? अब आगे प्रस्थान करते हैं भाई। प्रस्थान करते करते हम पहुंच गए बहुत दूर। अब यहाँ पे अपन समझते हैं दो टर्म जो आते हैं मैट्रिसेस में, सॉरी डिटरमिनेंट्स में। पहला टर्म जो है वो आता है माइनर ऑफ एलिमेंट्स, माइनर ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का माइनर क्या होता है? तो भाई माइनर ऐसी बात है, माइनर ये होता है, समझो। सबसे पहले चलो माइनर को अपन दिखाते कैसे। सबसे पहले यहाँ पे एक मैट्रिक्स मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स लिया जिसका ए पहला एलिमेंट क्या है, a11, ये है a12, ये है a13, यहाँ पे आ गया a21, a22, यहाँ पे a23 और यहाँ पे आ गया a31, a32 और यहाँ पे a33। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया। तो मैं ये बोल रहा हूँ माइनर ऑफ एलिमेंट, माइनर क्या होता है अभी बात करेंगे। हर एक एलिमेंट का अपना एक माइनर होता है। ठीक है, जैसे इसका भी अपना एक माइनर है, इसका भी अपना एक माइनर है, इसका भी, हर एक एलिमेंट का अपना एक माइनर है। बहुत ही अमीर आदमी है, इसका सबका माइनर है। माइनर होता क्या है? देखो सबसे पहले समझो माइनर को अपन कैसे दिखाते हैं। ठीक, तो ये पहला एलिमेंट है, तो पहला एलिमेंट का जो माइनर होगा उसको हम दर्शाएंगे m11 से। माइनर जो है m से स्टार्ट होता है, इसलिए एलिमेंट्स का जो माइनर होता है उसको हम m से दर्शाते हैं। अभी a11 का माइनर इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए m11। बढ़िया, इसका माइनर क्या हो जाएगा, a12 का m12, a13 का माइनर क्या हो जाएगा m13। समझ रहे हो माइनर को कैसे दर्शाते हैं? ठीक, माइनर को अपन दर्शाते हैं m से, a11 का माइनर m11, a12 का माइनर m12 और a13 का माइनर m13। ऐसी करके हर एक एलिमेंट का अपना एक खुद का माइनर है। बहुत ही अमीर है, समझ लो। ठीक, समझ रहे? अब इसको निकालते हैं कैसे भाई? ठीक, इसको हम अच्छे से लिखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला पॉइंट जो है वो हम ये समझे कि माइनर ऑफ एलिमेंट है ना, माइनर ऑफ एलिमेंट aij। अगर एक मैं जर्नल एलिमेंट लेता हूँ aij जो मैंने बताया, तो इसका माइनर क्या हो जाएगा mij। भाई a11 का माइनर था, a11 का माइनर था m11, a12 का माइनर था m12, a13 का माइनर था m13, तो aij का माइनर क्या हो जाएगा mij। क्लियर है? तो माइनर को हम बताना चाहते हैं कि हम इससे दर्शाते हैं। क्लियर है? aij का मतलब mij। अब माइनर जो है समझ आ गया। अब इसको निकालते कैसे? तो ऐसे समझिए, अगर मेरे को इस a11 का माइनर निकालना है, a11 का माइनर मतलब m11 निकालना है हमें, तो हम ऐसे करेंगे कि हम ये जो a11 है जिस रो में है उसको हम डिलीट कर देंगे। जैसे मैसेज डिलीट करता है ना भैया किसी का, तो भाई a11 का रो कौन सा, पहला, तो पहला रो को तुम ऐसा डिलीट कर दो, खत्म। और जो कॉलम में उसको भी डिलीट मार दो। समझ रहे हो?
तो जिस रो में है उसको डिलीट मार दो, जिस कॉलम में उसको डिलीट, टोटली ब्लॉक मार दो उसको, समझ रहे हो? तो अगर A11 का माइनर निकालना है तो ये जिस रो में है उसको डिलीट कर दो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दो। तो ये छोटू सा जो माइनर बनता है, ये छोटू सा जो डिटरमिनेंट बचा है, इसी को हम बोलते हैं माइनर। जो छोटू सा डिटरमिनेंट बचा है इसी को हम माइनर बोलते हैं, किसका? A11 का। तो A11 का माइनर को हम दिखाते हैं M11 से। इसका आंसर क्या आ गया भैया? A22 A32 A23 A33। क्लियर है? समझ है? तो A11 का माइनर मतलब ये जिस रो में उसको डिलीट कर दो, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दो। तो छोटू से जो माइनर बचा उसी को अपन बोलेंगे A11 का माइनर, और A11 के माइनर को दर्शाते हैं M11 से। ठीक? अगर मैं तुमको बोलूं भाई M33 का माइनर बताओ, किसका माइनर? M33, कुछ भी है ना। A33 का माइनर पूछ रहे हैं हम, तो A33 का माइनर मतलब M33। अब भाई A3 का माइनर कैसे निकालेंगे? हम बताए हैं कि किसी भी एलिमेंट का अगर माइनर निकालना है तो वो एलिमेंट जिस रो में है उसको डिलीट कर दो, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दो। तो भाई A1 A33 ये है, A33 यहाँ पे है, ये जिस रो में, कौन से रो में? थर्ड रो, तो थर्ड रो को डिलीट मार दो। क्लियर? कौन से कॉलम में? ये पहला वाले को हम मिटा देते हैं, तो कंफ्यूज आ जाओगे भाई तुम लोग, ये मिटा दिए। ठीक? तो A33 जिस रो में हम, किस रो, कौन से रो में है भाई? A33 थर्ड रो, तो थर्ड रो को हम डिलीट मार दें। और कौन से कॉलम में है? थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम को भी डिलीट मार दें। अब बचा ये छोटू सा जो डिटरमिनेंट बचा है, छोटू सा, इसी छोटू सा डिटरमिनेंट को बोलेंगे अपन माइनर, इसका? A33 का। तो क्या आ जाएगा भाई? देखो A11 A21 A12 और यहाँ पे आ गया A22। अब हमको लगता है आपको पूरा समझ आ गया। ठीक? तो किसी भी माइनर को हम MIJ से दर्शाते हैं, मतलब M से दर्शाते हैं। A1 का माइनर M11, A12 का माइनर M12, A33 का माइनर M33। माइनर निकालेंगे कैसे? जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है, क्या करो? तो जो रो में है उसको डिलीट कर दो, जो कॉलम में उसको डिलीट कर दो। तो छोटू से जो माइनर बचता है, छोटू सा जो डिटरमिनेंट बचता है, उसी को अपन बोलते हैं माइनर। ठीक है? माइनर का मतलब होता है छोटा। समझ आ गया भाई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आज का यूज जो है पूरे डिटरमिनेंट में होगा, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है? समझ आ गया भाई? नोट डाउन करो, फटाक से नोट डाउन करो। पसीना यार बहुत ही डरावना आदमी है, पावरफुल आदमी है भाई, सबका माइनर है। तो टोटल कितने माइनर हैं? हर एक एलिमेंट का खुद का माइनर, तो टोटल 9 एलिमेंट, तो 9 माइनर हो जाएंगे ना भाई। ठीक, जल्दी नोट करो भाई, हम मिटा रहे हैं। ठीक, तो हम मिटा दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान रखिए। अब आता है जो कि दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेम है, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर, तो हम बता दें कोफैक्टर और माइनर जो है एकदम सेम बात है, दोनों का मतलब सो में दोनों को सेम निकालते हैं, बस एक ही डिफरेंस आता है। अरे भाई एग्जांपल हम मिटा दिए यार, गलत कर दिए यहाँ पे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक, एग्जांपल हमने लिख लिए हैं। तो कोफैक्टर का मतलब होता है, सबसे पहले कोफैक्टर, तो हर एक एलिमेंट का अपना एक कोफैक्टर होता है। जैसे हमने बताया कि हर एक एलिमेंट का अपना एक माइनर होता है, तो हर एक एलिमेंट का अपना एक कोफैक्टर होता है। ठीक, इसका भी कोफैक्टर, इसका भी, हर एलिमेंट का एक कोफैक्टर होगा। ठीक है, अब बात कुछ ऐसी है, तो कोफैक्टर को अपन डिनोट करते हैं सबसे पहले। A11 का कोफैक्टर मतलब होता है C11। कोफैक्टर को अपन C से डिनोट करते हैं क्योंकि स्टार्ट ही C से हो रहा है। जैसे माइनर M से स्टार्ट हो रहा था तो उसको M से डिनोट कर रहे थे, ये C से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसको C से डिनोट कर रहे हैं। A11 का कोफैक्टर C11, A12 का कोफैक्टर C12, A13 का कोफैक्टर C13। क्लियर है? अब देखो बात, अपने को पता चल गया कोफैक्टर को C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो अगर मैं पूछूं कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? Cij। ठीक, जैसे A11 का कोफैक्टर C11, A12 का कोफैक्टर C12, A13 का कोफैक्टर C13, तो Aij का कोफैक्टर Cij। क्लियर? अब दूसरी बात है, मैं क्या बोल रहा हूँ समझो, दूसरी मेन इंपॉर्टेंट बात है कि जो कोफैक्टर होता है वो माइनर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है भाई? माइनर के इक्वल होता है, एकदम इक्वल। इसका जो मान आएगा उसका भी वही मान आएगा, बस यहाँ पे मेन डिफरेंस ये है कि जो कोफैक्टर होता है यहाँ पे बस आ जाता है -i + j, मतलब सिर्फ साइन का फर्क आता है, दोनों एकदम इक्वल होते हैं, एकदम सेम टू सेम,
बट साइन का वैल्यू इक्वल आता है, या तो माइनस आएगा या तो प्लस आएगा, ठीक। तो यहाँ पे भाई जो भी माइनर है उसमें तुम माइनस वन की पावर आई प्लस जे का मल्टीप्लाई कर दो तो को फैक्टर निकल जाएगा, ठीक। अब भैया निकालते कैसे हैं, देखो सबसे पहले समझो इसको निकालना कैसे। C11 तो मैं बताया C11, तो C11 मतलब -1 की पावर i प्लस जे, i की वैल्यू कितनी है 1, पहला वाला i होता है दूसरा वाला j, तो i की वैल्यू है 1 और j की वैल्यू 1, तो 1 + 1, ठीक। अब भैया यहाँ पे m i j, तो i की वैल्यू है 1 और j की वैल्यू 1, मतलब m 1 1, ठीक। तो -1 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, -1 की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा m 1 1, तो -1 की पावर 2 कितना होता है +1, मतलब 1 ही आएगा, पॉजिटिव है ना, यहाँ पे 1 ही आएगा, तो 1 को हम नहीं लिख रहे हैं। अब m11 तो आप निकालना जानते ही हैं, m11 मतलब a11 जिस रो में है उसको डिलीट मार दो और जिस कॉलम में उसको डिलीट मार दो, तो भैया इसको और इसको डिलीट मारोगे तो क्या बचेगा, ये छोटू सा बचेगा, ये और ये छोटू सा बचेगा, इसको डिलीट मार दो इसको मार दो, तो ये छोटू सा, उसको यहाँ पे लिख दो। तो देखो a22 a32 a23, यहाँ पे आ गया a33, क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये C11 जो है डायरेक्टली M11 के इक्वल आ गया, समझ रहे हैं। तो कई केसेस ऐसे आएंगे जिसमें C11 जो है उसका जो कोफैक्टर है माइनर के इक्वल होगा, कई केसेस में नेगेटिव होगा। अब देखो C12 निकालते हैं, तो C12 जब हम निकालेंगे, C12 हम बता देते हैं, देखो तो C12 मतलब -1 की पावर i प्लस j मतलब 1 + 2, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा M12, अब देखो इसको सॉल्व करो, तो -1 की पावर 3, तो -1 की पावर 3 और M12 कैसे निकालते हैं, M12 तो A12 जिस रो में उसको डिलीट कर दो, तो A12 पहला रो है तो पहले को डिलीट कर दो, और A12 जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दो, कौन सा कॉलम है दूसरा, तो दूसरा को डिलीट कर दो। अब बचा क्या छोटू सा डिटरमिनेंट, ये दो एलिमेंट इधर का दो एलिमेंट, मतलब यहाँ पे A21 A31 यहाँ पे A23 और A33, तो ये बन गया। -1 की पावर 3 कितना होता है माइनस, और यहाँ पे क्या आ गया भाई A21 A23 A31, तो यहाँ पे आ गया A33। तो देखो जो कोफैक्टर निकला है A12 का जो कोफैक्टर निकला है C12, इसका मान जो है उसके माइनर के इक्वल है, बट यहाँ पे माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब है जो कोफैक्टर है माइनर के इक्वल भी हो सकते हैं और उसके नेगेटिव के इक्वल भी हो सकता है, क्लियर है भाई। तो आपको माइनर कोफैक्टर निकालना आ गया होगा। ये जो माइनर कोफैक्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे डिटरमिनेंट इसका यूज होगा, अब काहे होगा अभी तुमको समझ आएगा, बट समझो, ठीक है। तो भाई समझ आया, माइनर एकदम इजी है, किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना है, जिस रो में है जिस कॉलम में डिलीट कर दो। कोफैक्टर इज आल्सो इजी, तो कोफैक्टर इज सेम एज माइनर, माइनर के जैसा ही होता है, बस द ओनली डिफरेंस इज कि अपन -1 की पावर i प्लस j का मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। अगर i प्लस j की वैल्यू इवन है तो -1 की पावर अगर इवन है तब क्या आता है, पॉजिटिव आता है ना भाई। तो i प्लस j अगर इवन है मतलब सेम, दोनों इक्वल हो जाएंगे, प्लस प्लस। अगर i प्लस j जो है ऑड है तो -1 की पावर ऑड क्या होगा, माइनस, मतलब माइनस साइन आएगा, समझ लो। तो अपने को इतना लोचा नहीं करना है, अपने को करना ही है, अपने को देखना है i प्लस j, अपने को क्या देखना है i प्लस j। तो i प्लस j की वैल्यू अगर इवन है तो आंसर क्या आएगा भाई, पॉजिटिव आएगा, मतलब कोफैक्टर जो है माइनर के इक्वल हो जाएगा डायरेक्टली। अगर i प्लस j की वैल्यू ऑड है तो आंसर जो है नेगेटिव में आएगा, मतलब कोफैक्टर और माइनर इक्वल होंगे बट माइनस साइन के साथ, ठीक है। प्लस में होगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे डायरेक्टली, अगर ऑड होता है तो माइनस आएगा, मतलब कोफैक्टर और माइनर इक्वल होंगे लेकिन ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। तो भैया ये चीज याद रखना, ये थोड़ा शॉर्टकट टाइप का है ना, बार-बार ऐसा हलवा टाइप का थोड़ी करते रहेंगे हम, बस डायरेक्टली देखेंगे 1 + 2 मतलब 3, मतलब -1 की पावर 3 मतलब नेगेटिव आएगा, तो माइनस और माइनस निकाल दो, माइनस करके माइनस निकाल दो, ठीक। अभी समझ आएगा क्वेश्चन करेंगे तो भैया इसको नोट करिए। अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम सॉल्व कैसे करेंगे। डिटरमिनेंट मैं बोला ना यहाँ पे क्या लिखूं, एनी डिटरमिनेंट रिप्रेजेंट अ वैल्यू, तो भैया वैल्यू रिप्रेजेंट करता है तो हम निकालेंगे कैसे, आना तो चाहिए ना, तो कैसे निकालेंगे हम बताते हैं, इसको फटाक से नोट करिए। हो गया, चलो करें, हो गया। अब हम रफ कर रहे हैं, ठीक है, तो हम रफ कर देते हैं भाई, समझ आ गया होगा। तो भैया हमने माइनर और डिटरमिनेंट, माइनर एंड कोफैक्टर समझ लिए हैं। अब हम बात करते हैं, हमने लिखा है यहाँ पे एनी डिटरमिनेंट रिप्रेजेंट अ वैल्यू, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं, अगर 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिया है तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे डाल दिया a, यहाँ b, यहाँ c, यहाँ d, ठीक। तो ये 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। अब इसका हमको वैल्यू निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, खत्म।
तो a को d से मल्टीप्लाई करोगे तो ad बना। अब बीच में तुमको बस माइनस लगाना है, ध्यान रखना है। और c को b से मल्टीप्लाई कर दोगे तो bc बन जाएगा। तो ad माइनस bc कर लो, इसका आंसर निकल जाएगा। आया कि नहीं समझ में? अगर दो ऑर्डर के डिटरमिनेंट दिया तो कुछ नहीं करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो और माइनस कर दो। तो a और d को मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो किससे, b और c से, आंसर निकल जाएगा। एग्जांपल ले लिया, देखो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 1, इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई इसको इससे करो, इसको इससे करो, तो देखो जब 1 का 1 से होगा तो 1 हो जाएगा, फिर माइनस लगाना है, फिर 3 और 2 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई 6, तो 1 माइनस 6 मतलब -5। तो भाई ये जो डिटरमिनेंट है, देखो बात समझो, एकदम फील करके समझो। मैथ से भाई, मैथ जो है एकदम बहुत ही बढ़िया चीज है, मैथ से प्यार करने लग जाओ, मैथ्स को अपना फर्स्ट लव बना लो, है ना। बाकी चीजें तो काम नहीं आने वाली, लेकिन ये जो है बहुत काम आएगा। तो मैथ से प्यार कीजिए, फील कीजिए। तो इसका जो वैल्यू है कितना निकल गया, -5। भाई कितनी बड़ी बात है, समझ रहे हो? एक नंबर को -5 को ऐसे भी लिख सकते हो, पहले कभी सोचा था? -5 जो लिखा है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दोनों का मतलब सेम है, बस दिखने में दोनों अलग है। ये थोड़ा ज्यादा सुंदर लग रहा है कि नहीं? तो मैथ्स जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो मैथ्स से प्यार कीजिए और साथ रहिए, ठीक है। तो हमने दो ऑर्डर का डिटरमिनेंट को सॉल्व करना सीख लिया, कुछ नहीं करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके आंसर आता है। क्लियर? ये एग्जांपल मैंने करा दिया है, और एग्जांपल लिखेगा अभी देखेंगे, पहले समझो, ठीक है। तो दो ऑर्डर के डिटरमिनेंट को अपने सॉल्व करना सीख लिया। अब हम बात करते हैं तीन ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ पे लिए a11, यहाँ पे लिए a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, यहाँ पे ले लिया a33। ये हमारे पास है तीन ऑर्डर का डिटरमिनेंट। कितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट है भैया? इसको हम थोड़ा रफ कर देते हैं, ठीक। अब तीन ऑर्डर के डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो इसको तो सॉल्व करना हलवा था, अब इसको भी सॉल्व करना हलवा ही है। बस समझो, हम इस तीन ऑर्डर के डिटरमिनेंट को 6 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कितने तरीके से? 6। तुम इसको पहले रो से भी खोल सकते हो, मतलब इस पहले रो से इसको खोल के आंसर लगा सकते हो। तुम इसको दूसरे रो से खोल के इसका आंसर ला सकते हो। तुम इसको तीसरे रो से खोल के इसका आंसर ला सकते हो। सेम तुम पहले कॉलम से खोल के इसका आंसर निकाल सकते हो, दूसरे कॉलम से और तीसरे कॉलम से। मतलब तीन रो से मतलब तीन रो का यूज करके तुम इसका वैल्यू निकाल सकते हो और तीन कॉलम का। मतलब टोटल तुम्हारे पास 6 तरीके। और खास बात ये है कि तुम 6 तरीकों से जो आंसर आएगा सेम आएगा। तो चाहे तुम पहले रो से बनाओ, दूसरे से, तीसरे से, या पहले कॉलम, दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम, आंसर भैया सेम आना है। मतलब तुम गलती नहीं हो सकते, समझ रहे हो? ठीक। अब इसका आंसर निकालेंगे कैसे? तो मैं इसका आंसर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले समझो, मैं पहले रो से इसको क्या कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ, इसका आंसर निकाल रहा हूँ। तो पहले रो से जब मैं इसका आंसर निकालूंगा तो तुमको करना क्या है, मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। तो मैं करूंगा कुछ नहीं, यहाँ पे करना ये है, मैं यहाँ पे लिखा a11, पहला एलिमेंट, इसका जो कोफैक्टर होता है, देखो a11 लिखा, इसका जो कोफैक्टर होता है अभी जस्ट मैंने बताया। तो a11 का कोफैक्टर मतलब c11, तो a11 को उसके कोफैक्टर c11 से मल्टीप्लाई करो, ठीक। अब पहले रो से सॉल्व कर रहे हैं ना, अपने याद रखना। a12 यहाँ पे लिखो, a12 का कोफैक्टर c12, इसका इससे मल्टीप्लाई करो। थर्ड एलिमेंट लिखो a13, इसका कोफैक्टर c13, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो। अब बाद में लास्ट में सबको ऐसा जोड़ दोगे, ये आंसर निकल गया। ये कहां से बना है? रो नंबर 1 से। r1 का मतलब पहला रो, तो पहला रो से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक। तो तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अगर किसी को अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम दूसरे रो से भी सॉल्व कर सकते हो। तो दूसरे रो का पहला एलिमेंट क्या है? a21, इसका कोफैक्टर c21, इसको मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा एलिमेंट क्या है? a22, इसका कोफैक्टर c22। तीसरा एलिमेंट a23, इसका कोफैक्टर c23। समझ में आया? और सब कुछ भैया जोड़ दो लास्ट में, इसे जोड़ दो, ऐसे 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 आंसर आ जाएगा, समझ आया? तो ऐसे ही सॉल्व होगा। तुम थर्ड रो से करना चाहते हो, थर्ड रो से भी कर लो। पहला एलिमेंट a31, इसका कोफैक्टर c31, इसका a32, इसका कोफैक्टर c32, इसका a33, इसका कोफैक्टर c33 भाई कहाँ लिख रहे हो? सबको जोड़ दो। सेम मैंने क्या किया, पहले रो से, दूसरे से, ये दूसरा रो का यूज करके बनाया, तुम तीसरा रो का यूज करके भी बना सकते हो। बोलने का मतलब ये है, तुम पहले रो से सॉल्व करो, दूसरे से करो, तीसरे से करो, या पहले कॉलम से भी कर सकते हो। पहले कॉलम से कैसे करोगे, यहाँ पे बता रहे हैं। पहला कॉलम मतलब ये पहला कॉलम, तो a11, इसका कोफैक्टर c11, a21, इसका कोफैक्टर c21, a31, इसका कोफैक्टर c31, सब क्लास में जोड़ दो भाई, है ना? जोड़ दिए।
इससे भी आंसर सेम आएगा, है ना। ये हम C1 से बनाए पहला कॉलम से, ठीक। तो एक 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को तुम 6 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इससे करो, इससे करो, इससे करो, सबका आंसर सेम ही आएगा। समझ में आया? सॉल्व कैसे करना है? पहले तो से करोगे तो पहला एलिमेंट उसका कोफैक्टर दोनों को मल्टीप्लाई करो, दूसरा एलिमेंट उसका कोफैक्टर उसको मल्टीप्लाई करो, तीसरा एलिमेंट उसका कोफैक्टर उसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर लास्ट में सबको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। समझ आया? एकदम हलवा है भैया, हलवा। तो मैंने 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करना बता दिया, 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करना बता दिया। अब भैया तुमको हमारे जो चैप्टर में, हमारे जो सिलेबस में सिर्फ 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट तुमको देखने मिलेंगे, ठीक है। अब तुम जब हायर क्लासेस में जाओगे, इंजीनियरिंग करोगे, बीएससी करोगे, उसमें तुमको हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे, उसमें तुमको 4 ऑर्डर का भी दिखेगा, 5 ऑर्डर का भी दिखेगा, और एक्स्ट्रा ऑर्डर का भी दिख सकता है, 6 7 एन ऑर्डर का भी डिटरमिनेंट हो सकता है। समझ लो? तो जो ऑर्डर भैया बड़े ऑर्डर के डिटरमिनेंट को अगर समझना है तो पहले छोटे को समझना पड़ेगा। अगर ये तुमको समझ आता है तो बड़े ऑर्डर के डिटरमिनेंट तुमको ऐसे ही समझ आ जाएंगे, ऐसे ही तुम बना लोगे। समझ आ रहा है? तो ऐसे भी उसको बड़े ऑर्डर के डिटरमिनेंट को भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। समझ आया? तो इसको नोट डाउन करो भैया, समझ आ गया ना? नोट डाउन करो, हो गया। तो हम रफ कर रहे हैं, ठीक। अब देखो हमने तुमको सॉल्व करना बता दिया। अब थोड़ा भैया एक और देखो, मैंने 3 ऑर्डर का बताया, तुमको अगर 4 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, समझो। अगर भैया हमारे पास 4 ऑर्डर के डिटरमिनेंट, यहाँ पे A11, यहाँ पे A12, A13, A14, यहाँ पे आ गया भैया देखो A21, A22, A23, A24, यहाँ पे आ गया A31, A32, A33, A34, एक लास्ट रो आएगा A41, A42, A43 एंड A44। तो ये 4 ऑर्डर का डिटरमिनेंट अपने को दिख रहा है, 4 रोज एंड 4 कॉलम। तो भाई 4 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास टोटल 8 तरीके हैं। तुम इसको पहले रो से बना सकते हो, दूसरे रो से खोल दो, तीसरे रो से खोल दो, चौथे रो से खोल दो, या पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से, तीसरे कॉलम से, चौथे कॉलम से, सब से आंसर सेम आएगा। तो मैं भैया पहले रो से खोल के बता दे रहा हूं। तो A11 हमने लिखा A11, इसका कोफैक्टर C11 मल्टीप्लाई कर दो, फिर लिखो A12, इसका कोफैक्टर C12 मल्टीप्लाई कर दो, फिर तीसरा एलिमेंट क्या है A13, इसका कोफैक्टर C13, चौथा एलिमेंट A14, इसका कोफैक्टर C14। सबको भाई जोड़ दो, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ोगे तो आंसर इसका आ जाएगा। समझ लो? 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट समझ में आएगा तो तुम 4 ऑर्डर का, सेम 5 ऑर्डर का एंड सो ऑन तुम बना लोगे, ठीक है भाई। तो हमको तुमने ब्रह्मास्त्र हम तुमको बता चुके हैं, तुम किसी भी चीज को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। भाई मैथ्स पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट मजा आता है, बट क्वेश्चन सॉल्व करने में जो मजा आता है वो कहीं नहीं है। पूरे दुनिया में जो क्वेश्चन सॉल्व में मजा आता है वो कहीं नहीं है, ठीक। तो हम सॉल्व करेंगे धमाकेदार क्वेश्चन, एकदम धमाका होगा, ठीक। तो इसको जल्दी भाई नोट कर सकते हो, ठीक। कर लिया भाई, हम रफ करते हैं। हम बहुत बात कर लिए हैं, अब हम धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हम देखो 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। अगर हमको दिया है यहाँ पे, मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे दिया है 2 प्लस आयोटा, आयोटा भी समझा रहे हैं, यहाँ दिया है 4, यहाँ 5 एंड दिया है 2 माइनस आयोटा। आयोटा तो देखा देखा लग रहा होगा कि नहीं भाई? मैं 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हो कि नहीं? नहीं पढ़े तो ठीक। हमको पता है 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा, और 4 और 5 को माइनस करो, फिर 4 पंजे कितना होता है भैया? 20। अब देखो a प्लस b और a माइनस b फॉर्मूला दिख रहा है, तो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब i का स्क्वायर, फिर माइनस 20 यहाँ पे लिखा है। तो और हम भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े हैं कि i का स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो तुमको i के स्क्वायर की जगह रखना है -1। तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, माइनस i का स्क्वायर मतलब -1 और यहाँ पे -20, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा भाई? प्लस। तो +1 और -20, 4 और 1 हो गया 5, और 5 माइनस 20 हो जाएगा -15। तो भैया इसको सॉल्व करके हम आंसर कितना ला लिए -15। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, तो हलवा है। समझ आया कैसे सॉल्व करते हैं भाई? अगर हमको 3 ऑर्डर का देता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको समझते हैं। ये समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? देखो ये आ गया ना। अब दूसरा एक और देखते हैं। जब हम क्वेश्चन बताते हैं तो पहले खुद सॉल्व किया करें, ठीक है? पहले पॉज करके खुद सॉल्व करें एंड देन अपन जो है क्वेश्चन को देखें, ठीक है? पहले खुद अटेम्प्ट करें, फिर यहाँ देखें, पहले खुद अटेम्प्ट करें, फिर यहाँ देखें, ठीक। अब देखो ज्यादा ही नाच लिए भाई। अब यहाँ पे देखो हम लेते हैं यहाँ पे
x प्लस 1 लेते हैं, यहाँ लेते हैं x माइनस 1 लेते हैं, यहाँ ले लिया भाई 2 ले लो, यहाँ ले लिया। इसको सॉल्व करके बताओ चलो। कुछ नहीं है, वही इसको मल्टीप्लाई करो, इसको करो। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, इसको करेंगे तो माइनस 3 टू भाई 6, भाई a प्लस b a माइनस b मतलब a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर माइनस 6, तो भाई यहाँ से x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 मतलब 1 माइनस 6, तो 1 और माइनस 6 कितना हो जाएगा भाई माइनस 7, मतलब x स्क्वायर माइनस 7 इसका आंसर है। हम बोल रहे थे ना हर बार भाई नंबर आंसर नहीं आएगा, जैसे अंदर में x दिख रहा है तो आंसर भी x के टर्म में आएगा, समझ लो। अंदर नंबर दिख रहा है तो आंसर नंबर के टर्म में आएगा। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का मान पता तो रख दी भाई, एक्स का मान आपको थोड़ी पता है, ठीक समझ आ रहा है। तो इसका आंसर ये था। तो भाई दो ऑर्डर के ट्रीटमेंट तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक। तो भैया लॉलीपॉप खाइए। अब हम लेते हैं 3 ऑर्डर का ट्रीटमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं 3 ऑर्डर के कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे क्या भाई हम बता चुके हैं, बस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। तो नोट डाउन करिए भैया, हो गया। तो हम रफ करते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं कि हम जब क्वेश्चन लिखाए तो पहले खुद अटेम्प्ट करें, फिर हमारा आंसर देखिए, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं 3 ऑर्डर का ट्रीटमेंट, ठीक है। तो भैया ये जो क्वेश्चन आपने दिया है ये तुम्हारा होमवर्क, इसको हम सॉल्व करो और कमेंट करके इसका आंसर बताइए, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन है, जैसा बताया वैसे ही बनेगा, कमेंट में आंसर बताइए इसका। अब हम देखते हैं 3 ऑर्डर का ट्रीटमेंट को कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना हमें पता है, अब करेंगे कैसे देखिए, ठीक। अब इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। तुम कहां से भी कहीं से भी बना सकते हो। हम पहले रो से बनाते हैं, कहां से बनाते हैं, पहला रो से। तो पहला रो भाई ये है, R1 से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया था कैसे सॉल्व करते हैं, पहला एलिमेंट फिर उसका कोफैक्टर प्लस दूसरा एलिमेंट फिर उसका कोफैक्टर प्लस तीसरा एलिमेंट उसका कोफैक्टर। तो पहला एलिमेंट A11, तो A11 क्या है 2, उसका कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, हम बताए थे कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय सो कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालना हम अच्छे से बताएं। कोफैक्टर जो है माइनर जैसा नहीं निकलता है, तो इसका कोफैक्टर मतलब जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दो, जिस रो में है इसको पहला रो पहला कॉलम डिलीट कर दो, बचा क्या छोटू सा माइनर, वही इसका आंसर। यहाँ 5 यहाँ 6 यहाँ 2 यहाँ 0। लेकिन इतना में ही काम नहीं हो जाता, कोफैक्टर में भाई -1 टू द पावर i प्लस j करते हैं, तो हमको देखना पड़ेगा ये कौन सा एलिमेंट है A11, तो -1 की पावर 1 प्लस 1 कितना होता है, प्लस -1 की पावर स्क्वायर -1 की पावर 2 होगा तो कितना आएगा आंसर प्लस में, मतलब इसका आंसर पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब माइनस साइन का कोई चेंज नहीं आया, ठीक। सेकंड एलिमेंट A12 क्या है -1, A12 की वैल्यू -1, तो -1 यहां लिखो। अब उसका कोफैक्टर A12 का मतलब ये जिस रो में है, मतलब पहले रो को डिलीट कर दो और जिस कॉलम में मतलब सेकंड कॉलम, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 3 बचेगा, इधर 2 0, इधर 1 और 3, इधर 2 और 0। अबे प्लस आएगा कि माइनस, ये कौन सा एलिमेंट है भाई A12, तो 1 प्लस 2 कितना होता है भाई 3, तो -1 की पावर 3 माइनस, यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा, है ना, क्योंकि भाई 1 प्लस 2 करने पर -1 की पावर क्या होता है 3 का होता है, -1 पे -1। अब तो थर्ड एलिमेंट बचा है, तो थर्ड एलिमेंट है 8 और उसका कोफैक्टर पहले देख लो माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, तो माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा भाई। थर्ड वाला एलिमेंट है 1 3 A13, तो 1 प्लस 3 कितना होता है -1 की पावर 1 प्लस 3 -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 क्या होता है आंसर प्लस में आता है, तो भाई प्लस में आएगा मतलब यहाँ प्लस में आएगा। अब कोफैक्टर C13, तो C13 ऐसे निकालते हैं ना, जिस रो में उसको लिट कर दो कॉलम में, तो देखो 1 3 5 और यहाँ पे आ जाए 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 1 3 और 5 और 6, भैया इसको सॉल्व कर लो। देखो दो ऑर्डर के एलिमेंट को सॉल्व करना हमें पड़ा है, और 5 * 0 कितना होगा भाई 0, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर, इसको इससे और इसको इससे, तो 5 * 0 0 माइनस 6 * 2 12 प्लस माइनस माइनस प्लस मतलब 1 आएगा भाई, है ना। इसको सॉल्व करो 1 * 0 0, 3 * 2 -6, ठीक, प्लस लास्ट वाला सॉल्व करो प्लस 8, 1 * 6 6 आएगा भाई, है ना। इसको इससे माइनस 3 5 15 लिख दो भाई। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 2 इधर अंदर क्या आएगा -12 प्लस 1, यहाँ पे -6 ये प्लस 8 और यहाँ पे कितना आएगा 6 - 15 नहीं -9, तो -2 और -12 को मल्टीप्लाई करो तो 12 में कितना होता है 24 से -24, और -1 और -4 तो -6 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना आएगा -8 से 8 9 से 72, सबको भैया ऐड करो, सब माइनस में है ना, तो सबको ऐड कर दो। तो देखो इसको ऐड करो कितना होगा 17
कितना हो गया ये 17, इसमें 30 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 70 और 30 100, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर -102। 70 एंड इन दोनों को जोड़ोगे 30 आएगा -30, और -30 और 70 कितना होता है -100, और यहाँ पे 2 भी है तो -102 इसका आंसर आ गया। तो भाई 3 ऑर्डर के डेरिवेटिव को हमने सॉल्व करना समझ लिया, ठीक है। अब बात यहाँ पे तुमको आती है, बार बार तुम यहाँ पे देखते नहीं है कि 1 + 1 - 1 की पावर सम संख्या है विषम संख्या है, ऐसा नहीं देख रहे। ये जो पहला एलिमेंट है इसका कोफैक्टर जो होता है प्लस में आता है, क्योंकि 1 + 1 - 1 की पावर स्क्वायर कितना होगा भाई प्लस, ठीक। दूसरा वाला का कोफैक्टर माइनस में आता है, तीसरे वाले का प्लस में, अल्टरनेट होता है। अगर इसका कोफैक्टर प्लस में आ रहा है तो इसका माइनस में, इसका प्लस में, अगर इसका प्लस है तो इसके नीचे वाले का माइनस में, अल्टरनेट चलता है। ये माइनस तो इसका कोफैक्टर प्लस, ये प्लस तो इसका कोफैक्टर माइनस, ये माइनस है तो इसका कोफैक्टर प्लस में, ये प्लस है तो इसका कोफैक्टर माइनस में, ये माइनस है तो इसका कोफैक्टर प्लस में। समझ गए? तुमको ये साइन याद रखना है, बस इसको याद रख लो। पहले वाला जो एलिमेंट होता है उसका कोफैक्टर प्लस में रहता है। बार बार हमको -1 की पावर 2 -1 की पावर 3 ऐसा देखते थोड़ी देंगे भाई, इतना टाइम थोड़ी है। बहुत ही हम इंपॉर्टेंट वाले आदमी, मैथ्स अपन मैथ्स बना रहे हैं, हम कुली नहीं है, मैथ सॉल्व कर रहे हैं, हम स्मार्ट वर्क एकदम फटाफट करेंगे, ठीक है। एकदम नहीं किया एकदम -1 + 1, बच्चा थोड़ी है भाई, 12th में आ गया। तो ये जो है इसको याद रखना, पहला एलिमेंट प्लस में रहता है, सेकंड वाला माइनस में, ये प्लस प्लस याद रखना, फिर अल्टरनेट, प्लस है तो इधर माइनस फिर प्लस, ठीक। ये प्लस है तो नीचे वाला माइनस होगा, तो ये माइनस है तो नीचे वाला प्लस, ये प्लस तो इधर माइनस, ये माइनस तो इधर प्लस, ये प्लस तो ऊपर माइनस, ये माइनस तो इधर प्लस। समझ लो, ये बस याद रखो, सब याद रखिएगा, ठीक है। तो बस तुमको याद रखना, अगर पहले दो से करोगे तो पहला एलिमेंट का कोफैक्टर प्लस में आएगा, दूसरे एलिमेंट को कोफैक्टर माइनस में आएगा, तीसरे एलिमेंट को कोफैक्टर प्लस में आएगा। समझ आए? तो सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पे बात आती है, हम R1 से इसको सॉल्व किए हैं, अगर मेरे को और जल्दी बनाना रहता तो हम किस रो से सॉल्व करते, किस कॉलम से करते। अगर मैं रो नंबर 3 से सॉल्व करता, देखो थर्ड एलिमेंट 0 हो जाता, मतलब थर्ड एलिमेंट 0 हो जाता, तो थर्ड एलिमेंट 0 होता तो ये पूरा 0 हो जाता, तो हम सिर्फ 2 को सॉल्व करना पड़ा। समझ लो, तो यहाँ पे हम समझे कि अगर हम कम रो वाले सॉल्व करेंगे तो आंसर जल्दी आएगा। कैसे? अब देखो इसको, इसी को हम सॉल्व करके बताते हैं, जल्दी नोट डाउन करो भाई। हो गया? ठीक, हम रफ कर रहे हैं। इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, R3 से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। R3 से मैं क्या कर रहा हूँ, उसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, R3 से एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंड मतलब इसको खोल रहा हूँ भैया, ठीक है। तो R3 से जब करूँगा तो यहाँ पे देखो क्या आएगा 3, इसका कोफैक्टर मतलब ये रो कॉलम को डिलीट कर दी, प्लस में है कि माइनस में, देखो भाई प्लस में, इसको कोफैक्टर, इसको डिलीट कर दो, -1 5 8 और यहाँ पे आ गया 2, ठीक। अब देखो सेकंड वाला माइनस में रहता तो -6 एलिमेंट, ठीक है। इसका कोफैक्टर, इसको माइनस कर दो, इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, तो क्या बचेगा 2 1 8 2। और थर्ड वाले में जब करने भिड़ोगे भैया, तो थर्ड वाला देखो, थर्ड प्लस में रहता प्लस 0 और 0, इसका कोफैक्टर मतलब ये और ये, इसको डिलीट कर दो, तो क्या बचेगा 2 1 -1 5, 2 1 -1 और 5। अब भाई यहाँ 0 है, 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 0 ही, तो इसको, इसका आंसर तो डायरेक्टली 0 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया भाई 0, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इन दोनों को ही सॉल्व करना है, 3, इसको सॉल्व करो, -2 -5 8 जाओ -40 -6, इसको सॉल्व करो, 2 2 4 -8, कितना आ जाएगा 3 -42 और -6, यहाँ पे 4 -8 कितना हो जाएगा -4। सॉल्व कर लो भाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 2 6 और 3 4 जाओ 12, 3 2 6 और 3 4 -12, ठीक। माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, 6 24। अब इसको इसमें माइनस कर दो तो आंसर कितना आएगा भैया -102, ये इसका आंसर आएगा। तो भाई हम R1 से सॉल्व किए थे तो भी वही आंसर आ रहा था, और R3 से सॉल्व किए तो भी वही आंसर आ रहा, ठीक। लेकिन तुम R3 से सॉल्व करोगे तो जल्दी पड़ेगा, क्योंकि हम इसको सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, क्योंकि 0 * इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। तो यहाँ से हमको एक चीज बात चली, एक बात पता चली, एक ऑब्जर्वेशन निकला कि जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम जीरोस होते हैं, हम वहीं से उसको एक्सपेंड करते हैं, खोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से इजी पड़ता है ना, एक दो एलिमेंट वहां से 0 हो जाता है। तो तुम यहाँ पे याद रखना, वहीं से एक्सपेंड करना है ना। एक्सपेंड कहां से करोगे? देखो ये हो गया भाई, इसको और मिटा दो, जल्दी इसको नोट डाउन करना तो कर लीजिए, बाकी तुम कर सकते हो, जान के भाई एक बार समझ लिया तो सब बन जाएगा, ठीक। तो हम इसको रफ कर दें। तो दो चीजें हमको यहाँ पता चली, तो तुमको उससे सॉल्व करने में मस्त मजा आएगा और तुमको आसानी भी होगी, जल्दी सॉल्व करोगे। हमको पता चला कि पहले वाले एलिमेंट का कोफैक्टर प्लस में होता है, ये प्लस में होता है तो सेकंड वाले का माइनस, ये माइनस तो थर्ड वाले का प्लस,
ये प्लस तो इधर वाला माइनस, ये माइनस इधर वाला प्लस, प्लस तो इधर माइनस, माइनस तो इधर प्लस, प्लस तो इधर माइनस, माइनस तो इधर प्लस। ठीक, तो बार बार माइनस करके बहुत अपने को फॉर्मूला याद नहीं रखना है। ठीक, पहला वाला प्लस, दूसरा माइनस, बाकी सबको अपने को देख लेना, अल्टरनेट चल रहा है। क्लियर, ये ट्रिक अपने को पता चला, इससे ये याद रहेगा तो जल्दी जल्दी सॉल्व होगा। दूसरा क्या पता चला, अपने को वहीं से एक्सपेंड करना है, अपने को जो डिटरमिनेंट है ना, डिटरमिनेंट जो है उसको वहीं से एक्सपेंड करना है। डिटरमिनेंट को क्या करेंगे, एक्सपेंड, एक्सपेंड खोलेंगे। कहां से खोलना है भाई, जहां मैक्सिमम जीरो, जहां क्या है मैक्सिमम, जिस रो में है ना, यहां पे लिख लेना, जिस रो और कॉलम, जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम जीरो है, मैक्सिमम जीरो है, वहीं से तुमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करो, कहां से करना है, जहां पे ज्यादा जीरो, इसलिए क्योंकि भाई जीरो से मल्टीप्लाई करके आंसर जीरो आ जाता है, तो हमको कम सॉल्व करना पड़ता है, हमको कम कैलकुलेशन करना पड़ता है। क्लियर है, तो भाई इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पढ़ा कि डिटरमिनेंट होता क्या है, नहीं उससे पहले हमने पढ़ा कि डिटरमिनेंट के बारे में, डिटरमिनेंट की होगी जरूरत की पड़ी भाई, कहां कहां यूज होता है वो पढ़ा। फिर हमने पढ़ा डिटरमिनेंट होता क्या है, तो होता क्या है तो हमको बता दिए हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट जो है रो एंड कॉलम की जो संख्या वो इक्वल होती है, नंबर से इक्वल होता है। ठीक, तो डिटरमिनेंट क्या होता है वो पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा, डिटरमिनेंट का ऑर्डर पढ़ा कि क्या क्या ऑर्डर के डिटरमिनेंट हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या पढ़ा कि हर एक अपन जो रो है उसको आई से डिनोट करते हैं, कॉलम को जे से करते हैं। फिर आगे आगे हमने क्या पढ़ा कि हर एक एलिमेंट का अपना एक पोजीशन होता है, a11 a12 a13, ये पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा माइनर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, किसी एलिमेंट का माइनर क्या होता है। और फिर उसके बाद पढ़ा कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, मतलब किसी एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होता है। तो माइनर कोफैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई, इसको अगर समझ नहीं आया तो फिर से रिवाइंड करें, पीछे जाइएगा फिर से देखिए। ठीक, तो माइनर कोफैक्टर पढ़ा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हमने समझा कि डिटरमिनेंट एक्चुअल में एक नंबर होता है, डिटरमिनेंट एक्चुअल में क्या होता है, एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। फिर उस वैल्यू को हमने निकालना सीखा कि 2 ऑर्डर का होगा तो कैसे निकालेंगे, 3 ऑर्डर का होगा तो कैसे निकालेंगे, 4 ऑर्डर का होगा तो कैसे निकालेंगे, और मैक्सिमम ऑर्डर का भी होगा तो कैसे निकालेंगे। ठीक, 3 ऑर्डर का जो है वही फॉलो होता है हर ऑर्डर के लिए। ठीक, तो हमने ये पढ़ा कि हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। फिर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए और क्वेश्चन से ऑब्जर्वेशन निकाला कि पहला एलिमेंट का कोफैक्टर प्लस में होता है, माइनस में होता है, प्लस, इसको तो पता चल गया। ठीक, और दूसरा ऑब्जर्वेशन निकाला कि हमको डिटरमिनेंट को वहीं से सॉल्व करना है, उसी रो से या उसी कॉलम से सॉल्व करना है जहां पे मैक्सिमम जीरोस है, क्योंकि वहां से एलिमेंट जो है जीरो हो जाता है, तो हमको कम कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है भैया, तो आज के लेक्चर में हमने बहुत ही पढ़ लिया है, इतना ही है आज के लेक्चर में। ठीक, तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर तुमको डिटरमिनेंट को समझना है तो प्रॉपर्टी समझना पड़ेगा। प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की जान है, अगर तुम्हारे पास जान नहीं तो तुम जिंदा कैसे रहेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट लेक्चर को मिस नहीं करना है। प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उससे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आज के लेक्चर में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए भाई बाय। अगर तुमको डिटरमिनेंट को समझना है तो प्रॉपर्टी समझना पड़ेगा। प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की जान है, अगर तुम्हारे पास जान नहीं तो तुम जिंदा कैसे रहेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट लेक्चर को मिस नहीं करना है। प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उससे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आज के लेक्चर में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए भाई बाय। अगर तुमको डिटरमिनेंट को समझना है तो प्रॉपर्टी समझना पड़ेगा। प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की जान है, अगर तुम्हारे पास जान नहीं तो तुम जिंदा कैसे रहेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट लेक्चर को मिस नहीं करना है। प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उससे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आज के लेक्चर में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए भाई बाय।